ये वीडियो नीरज सी चौधरी जो कि एक इंडियन राइटर हैं की बायोग्राफी और वर्क्स को डिस्कस करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीरज सी चौधरी, फुल नेम नीरज चंद्र चौधरी। इनका बर्थ 1897 में किशोरगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। अब बर्थ को हम यहाँ पर 1897 में हुआ या किस सन में हुआ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आजकल यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3-4 राइटर्स के नेम दे देते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि इनमें से इनके बर्थ के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा राइटर पहले किसका बर्थ हुआ, मतलब सीक्वेंस वाइज लगाइए। तो ऑब्वियस सी थिंग है कि जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं या जो फेमस राइटर्स हैं आम भाषा में कहें तो उनकी हमें बर्थ डेट और डेथ डेट पता होनी चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए क्या वो एक ही जगह पर पैदा हुए और एक ही जगह पर मर गए, क्योंकि ऐसे राइटर्स के बारे में भी पूछा जाता है जिनका बर्थ और डेथ एक ही प्लेस पर हुआ है। ठीक है, तो नीरज से चौधरी का जो बर्थ है वो 1897 में हुआ। ये एक इंडियन राइटर थे। इनका बर्थ किशोरगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, यानी कि ये उस टाइम पर इनका जन्म हुआ जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। इनकी डेथ 1999 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुई। अब क्या परिस्थितियां थी कि जिनकी वजह से ये राइटर इंडिया बोर्न था लेकिन इनकी डेथ इंग्लैंड में हुई, ये हम आगे इनके बायोग्राफी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इंडियन राइटर थे। इन्होंने बहुत सारे पेन नेम्स के अंडर लिखा, जैसे बालहाक नंदी, सोने बेरर की थी, आउटसाइडर नाउ। और इनकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी कि ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे, महात्मा गांधी के आलोचक थे। 1917 में इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव मेथड्स इन हिस्ट्री, और ये इनका लास्ट वर्क था जो कि इन्होंने 99 की एज में पब्लिश करवाया। अब हमें किसी भी राइटर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके अंदर अगर हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन से वर्क्स को हम इम्पोर्टेंट वर्क्स में काउंट करें, तो एक तो ऐसा वर्क जो उनका मास्टरपीस रहा हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा हो, जिसके नाम पर राइटर का नाम टिका हो। दूसरा जो उनका पहला वर्क होता है, फर्स्ट वर्क राइटर का किसी भी, और लास्ट वर्क। ठीक है, इसके अलावा जिन वर्क्स के लिए उन्हें बड़े बड़े प्राइज़ मिले हों, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हों, ठीक है, इन सारे वर्क्स को हम किन वर्क्स की कैटेगरी में रखते हैं? राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो राइटर है नीरज सी चौधरी, इनके हम कौन कौन से वर्क्स को करेंगे? फर्स्ट, लास्ट, और जो ऐसे वर्क्स जिनके नाम से इनका नाम आज तक जुड़ा हुआ है और बहुत ही फेमस माने जाते हैं, जो वर्क्स और जिनके लिए इन्हें अवार्ड्स मिले हैं। तो पहला वर्क है इनका लास्ट वर्क जो हमने डिस्कस किया, नाम जिसका डिस्कस किया अभी, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव मेथड्स इन हिस्ट्री। ये थिएटर से रिलेटेड आर्टिकल थे और ये 1917 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद ये जो राइटर है ये अपनी बायोग्राफी के लिए, ऑटोबायोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। इसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन सिटीज़न। सिटीज़न नहीं है, अननोन इंडियन है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में ये वर्क लिखा गया था। और इस वर्क को हम आगे वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये जो वर्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट वर्क है इनका अ पैसेज टू इंग्लैंड, जो कि इसके 8 ईयर्स के बाद लिखा गया 1959 में। इस वर्क को भी हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो इनका वर्क है ना 1951 में जो इन्होंने लिखा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसी के ऊपर राइटर की पूरी फेम टिकी हुई है। और इसका नाम तो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, लेकिन ये जो वर्क है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसी का एक और सीक्वल बाद में लिखा राइटर ने, जिसका नाम था दाई हैंड ग्रेट एनार्क। ठीक है, जो इस ऑटोबायोग्राफी से कहीं ज़्यादा प्योर ऑटोबायोग्राफी लगती है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1959 में पब्लिश हुई। ये नीरज सी चौधरी की ऑटोबायोग्राफी थी, नाम से ही क्लियर है।
और इसे राइटर ने जब लिखा तब वो 50 ईयर्स का था लगभग। हमें पता है राइटर का बर्थ कब हुआ, 1897 में। तो 1897 के बाद इसने 1951 में ये वर्क लिखा, तो ये अपनी 50s की एज में था उस टाइम पर। हमें ये भी पता है कि इनका बर्थ किशोरगंज बांग्लादेश में हुआ। और ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये राइटर की मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बताती है, हमें राइटर की उस लाइफ को बताती है जो उन्होंने कलकत्ता में जी और बड़े हुए कलकत्ता में वो। इसके बाद वो बताती है कि किस तरह से इंडिया की जो सिचुएशंस थी वो चेंज होती गई और फाइनली जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया से कैसे आउट हो गया। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में पढ़ते हैं। इस ऑटोबायोग्राफी को 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है और हर बुक के अंदर एक प्रीफेस लिखी गई है और 4 चैप्टर्स है। मतलब 4 बुक्स हैं, हर बुक के अंदर 4 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं और हर बुक के अंदर एक प्रीफेस है, यानी कि टोटल 4 प्रीफेसेस है। द फर्स्ट बुक इज़ टाइटल्ड अर्ली एनवायरनमेंट। पहली बुक का टाइटल है अर्ली एनवायरनमेंट और इसके 4 चैप्टर्स हैं। माई बर्थ प्लेस किशोरगंज, द कंट्री टाउन इन विच ही लिव्ड टिल ही वाज 12। मतलब ये जो पहली बुक है जिसका नाम है अर्ली एनवायरनमेंट, इसमें अर्ली एनवायरनमेंट नाम से कुछ क्लियर होता है कि उसने अपनी शुरुआती लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, टीन एज के बारे में यहाँ लिखा होगा। और जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो क्या कहता है, माई बर्थ प्लेस किशोरगंज, अपने बर्थ प्लेस किशोरगंज की बात करता है। और इस चैप्टर में उसने वो लाइफ लिखी है जब तक कि वो 12 साल का था, मतलब 12 ईयर्स की लाइफ कैसी थी ये राइटर ने इसमें लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है माई एंसेस्ट्रल प्लेस बंगराम। फिर उसने अपने पैतृक प्लेस यानी पैतृक गांव के बारे में लिखा है जिसका नाम है बंगराम। फिर वो अपने मदर्स प्लेस मतलब अपनी माँ के प्लेस के बारे में, दैट मीन्स उसकी मदर का जो होम टाउन था वो कैसा था, कहाँ था, उसके बारे में बताता है, जो कि कालीकट था। देन वो बताता है इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड क्या था, राइटर का बर्थ ही कब हुआ, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया के अंदर हुआ। तो ये कहता है कि इंग्लैंड की क्या पोजीशन थी इंडिया में और इंग्लैंड का क्या हम कहेंगे वैल्यू था उस टाइम पर। 4th चैप्टर इज़ डिवोटेड टू इंग्लैंड। ये जो 4th चैप्टर है ये इंग्लैंड को डिवोटेड है, विच ऑक्यूपाइड ए लार्ज प्लेस इन हिज इमेजिनेशन। और ये जो 4th चैप्टर है, जैसा कि ये इंग्लैंड को डिवोटेड है, इसके अंदर राइटर ने अपनी बहुत सारी इमेजिनेशंस को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट 12 ईयर्स, अब पहला जो चैप्टर था उस जिसका क्या नाम था, माई बर्थ प्लेस काशगंज, वहाँ पर वो फर्स्ट 12 ईयर्स को डिस्क्राइब करता है। और इस फर्स्ट 12 ईयर के अंदर वो अपने बर्थ, अपनी अर्ली लाइफ को डिस्क्राइब करता है। और इसके बाद जो बुक 3 है उसकी, जिसका नाम है एजुकेशन, ठीक है, 4 बुक्स है ना, तो इसमें से जो 3rd बुक है जिसका नाम है एजुकेशन, उसमें वो उन ईयर्स को वर्णित करता है जो उसने कलकत्ता के हाई स्कूल और कॉलेज के अंदर बिताए थे। फिर उसके बाद उसने अपनी बीए एग्जामिनेशंस कंप्लीट किए फर्स्ट क्लास के साथ एंड वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, बट हिज रीडिंग फॉर हिज एमए एग्जामिनेशन वाज एनसाइक्लोपीडिक एंड ओवर एम्बिशियस। मतलब बीए तक उसने अच्छे से एजुकेशन ली, कंप्लीट की, लेकिन जो एमए की एजुकेशन थी उसकी वो ज़्यादा ही एम्बिशियस थी और वो मानता है कि उसे एग्जामिनेशन से घेट हो चुकी थी उस टाइम तक, ठीक है। इसीलिए उसने क्या करा, वो इन एग्ज़ाम के अंदर अपीयर ही नहीं हुआ जो एमए के एग्ज़ाम्स थे। इमीडिएट रियलिटी नाम का एक चैप्टर है इस 3rd बुक के अंदर, जो कि पेज नंबर 367 पर है। उसमें वो बताता है कि मुझे एग्ज़ाम से इतनी नफ़रत हो गई कि मैंने जो एमए के 3 पेपर्स थे उनमें मैं गया ही नहीं, उसने 3 पेपर स्किप कर दिए, ठीक है। और ये जो है ये इमीडिएट रियलिटी, ये 3rd बुक एजुकेशन का एक चैप्टर है, ठीक है। और ये जो 3rd बुक है एजुकेशन नाम की, इसके अंदर राइटर बताता है किस तरह से एकेडमिक फील्ड के अंदर फाइनली वो फेल हो गया, दैट मीन्स वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक। अब राइटर कहता है कि यद्यपि वो अपनी
एमए तो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसे उसकी एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज के लिए, मतलब उसकी बहुत ही डीप नॉलेज के लिए उसकी तारीफ़ की जाती थी। और उसने एक बायोग्राफी लिखी, जो कि क्या नाम था उस बायोग्राफी का, बायोग्राफी ऑफ मैक्स मिलर। ये जो मैक्स मिलर थे ये एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, और इनके अगर किसी राइटर ने बायोग्राफी लिखी है तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव अ गुड नॉलेज। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि राइटर के पास कितनी डीप नॉलेज थी। ठीक है। और जैसा कि इन्होंने एमए तो कंप्लीट नहीं की थी, बट मैक्स मिलर की एक बायोग्राफी लिखी, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें डी लिट की डिग्री प्रदान की थी। ये एक बहुत ही अनोखी और नोट करने लायक बात है नीरज सिंह चौधरी के बारे में। नेक्स्ट, इसी हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अब इस बुक के 3 चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी इस ऑटोबायोग्राफी की 3 बुक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है ये बुक नंबर 4, जिसका नाम है इनटू द वर्ल्ड। अब जैसा कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, पहली बुक में उसने किस चीज़ के बारे में बताया, अपने बर्थ प्लेस के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताया। सेकेंड बुक में भी उसने अपनी टीन एज के बारे में बताया, और थर्ड बुक के अंदर उसने बताया कि उसकी एजुकेशन कैसी थी और क्या रहा। अब वो फोर्थ बुक का नाम रखता है इनटू दी वर्ल्ड। इनटू दी वर्ल्ड क्या है, ये एक एस्से है जो कि बंगाल की लाइफ के बारे में बताता है 1920 के दशकों में। इस बुक में राइटर ने अपनी लाइफ की बजाय, मतलब हमें लगता है कि जैसे सीक्वेंस वाइज बुक्स को रीड कर रहे हैं, तो इस बुक में राइटर ने बताया होगा कि एजुकेशन लेने के बाद उसकी लाइफ कैसी रही, लेकिन राइटर ने जो इस बुक के अंदर ये सब नहीं बताया, बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बंगाल का लाइफस्टाइल था, बंगाली लाइफस्टाइल था, वो कैसा था उस टाइम पर। वो बताता है इसके अंदर कि नीरज सिंह चौधरी का क्या माइंड सेट था उस टाइम की सिचुएशन को लेकर, उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेकर, उस टाइम की इंडियन थिंकिंग को और ब्रिटिश थिंकिंग को लेकर उसका क्या माइंड सेट था, ये सब वो इस बुक के अंदर बताता है। और उसके जो माइंड सेट थे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी थे। ठीक है। तो बिल्कुल उसकी एक और बुक है जिसका नाम है कंटिनेंट ऑफ सार्स। ये जो कंटिनेंट ऑफ सार्स है, ये भी एक कम्प्लीटली हम कहेंगे कि अपोजिट विचारधारा रखती है इंडियन विचारधारा से। ठीक है, मतलब ये इसने इस बुक के अंदर भी इंडियंस के फेवर में नहीं बोला है, या इंडियंस की महानता के बारे में इसने यहाँ पर बात नहीं की है। तो यहाँ पर इस बुक में भी राइटर क्या कहता है, राइटर यानी कि नीरज सिंह चौधरी ऐसे फैक्ट्स को चूज़ करता है जो उसके खुद के विचारों को सपोर्ट करते हुए हों, और बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देता है हिस्ट्री में से। और ये जो बात है, क्या कहता है ये, कि जब राइटर को अपना कोई पॉइंट ऑडियंस के सामने रखना है, रीडर्स के सामने रखना है, तो वो एग्जाम्पल ढूंढता है हिस्ट्री में से। और हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल्स को नेगलेक्ट कर देता है और सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को रखता है जो कि उसके विचार के, उसके उस पॉइंट के फेवर में है जिसको कि वो डिस्कस कर रहा है। तो इसी ऐसे बुक 4 का जो ये ऐसे है इनटू दी वर्ल्ड, इस ऐसे के कंक्लूडिंग चैप्टर में राइटर क्या कहता है कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी जनरलाइजेशंस भरी हुई है, और फाइनली राइटर कहता है कि सिविलाइजेशन इन द सक्सेसिव हिस्टोरिकल साइकिल्स इन इंडिया आर फॉरेन इम्पोर्टेशन, कि जो भारत का इतिहास है उसकी जो सभ्यता है वो विदेशी इम्पोर्टेशन से भरी हुई है और इंडियन की अपनी सभ्यता नहीं है। तो ये क्या है, ये राइटर की अपनी एक खुद की एक विचारधारा है, और इसी को सपोर्ट करने के लिए राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। और इस ऑटोबायोग्राफी के जो 4 बुक्स हैं उन सभी के एंड में एक प्रीफिटरी नोट लिखा गया है, जिनमें राइटर अपने इन्हीं विचारों को और ज़्यादा डिटेल में वर्णित करता हुआ दिखाई देता है। इस बुक में इस चैप्टर के बाद, यानी चारों बुक्स के बाद, चारों बुक्स के कंप्लीट होने पर फाइनली एंड में वो डिस्कस करता है, कलकत्ता के बारे में बात करता है, बंगाली रेनेसा के बारे में बात करता है, और बताता है कि किस तरह से इंडिया के अंदर राष्ट्रवादी मूवमेंट शुरू हुए
और उसका एक्सपीरियंस बताता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए तो उनके बारे में बताता है कि राइटर को कैसा लगा उनके आने से, कौन सी उनकी अच्छी चीज़ें थी और कौन सी उनकी बुरी चीज़ें थी। ठीक है, और वो कहता है राइटर का जो एक्सपीरियंस है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो राइटर का मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। हम इंडियंस जो हैं वो क्या मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने महान नहीं थे जितना कि बनने की कोशिश की जाती थी या जितना कि दिखाया जाता था। वो इतने सुपीरियर इंडियंस से नहीं थे, इंडियंस को वो ओप्रेस्ड करते थे, इसी वजह से वो सुपीरियर प्रतीत होते थे। लेकिन नीरज सिंह चौधरी का मानना है कि जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन थी, जो इंग्लिश पीपल थे, वो वास्तव में वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी। दीज थीम रिमेन प्री ऑक्यूपेशंस इन द मोस्ट ऑफ चौधरीज वर्क। और ये जो थीम्स हैं यही इन राइटर की ज़्यादातर बुक्स के अंदर एक मुख्य थीम के रूप में डिस्कस की जा सकती है कि उन्होंने कैलकट्टा के बारे में अधिकतर बुक्स में बात की है, बंगाली रेनेसा के बारे में, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बात की है, और सबसे ज़्यादा बढ़कर हम कहेंगे ब्रिटिशर्स की सिविलाइजेशन और सुपीरियरिटी की बात उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर की है। ओवर द ईयर्स, अब ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए काफ़ी टाइम बीत गया और काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी टाइम बीतने के बाद इस ऑटोबायोग्राफी को अलग अलग एडमायरर्स भी मिलने लगे, मतलब इसकी काफ़ी तारीफ़ भी होने लगी। हालांकि जो इंडियन राइटर था ये नीरज सिंह चौधरी, और इंडियन परिवेश में रहते हुए, और इनका सबसे बड़ी बात पीरियड कौन सा था जिस टाइम पर कि ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, या हम कहेंगे कि ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर इंडिया में, उस टाइम पर उन्होंने ये सब लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से तो इनको बहुत सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। तो विंस्टन चर्चिल ने उनकी इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक ही हैड रेड की संज्ञा दी। दैट मीन्स विंस्टन चर्चिल का कहना था कि उन्होंने जितनी भी बुक्स अब तक पढ़ी हैं उनमें से बेस्ट बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ही कोटेड कंट्रोवर्सी इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ड्यू टू द डेडिकेशन ऑफ द बुक विच रैन दस। अब एक तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नीरज सिंह चौधरी के लिए कब आई, जब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ, नया नया इंडिपेंडेंट हुआ, और नीरज सिंह चौधरी ने अपनी बुक की डेडिकेशन किसको कर दी, अपनी बुक डेडिकेट कर दी ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और क्या लिखा, टू द मेमोरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मैं ये अपनी बुक डेडिकेट करता हूँ इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग थिंग थी इंडियंस के लिए, विच कन्फर्ड सब्जेक्टहुड अपॉन अस बट विद हेल्ड सिटीजनशिप। क्या कहता है, मैं उस ब्रिटिश एम्पायर को, उस ब्रिटिश राज को अपनी ये बुक डेडिकेट करता हूँ जिसने हमें अधीन तो किया, हमारे ऊपर सब्जेक्टहुड को तो थोपा, लेकिन साथ ही साथ सिटीजनशिप को भी ले आए। टू विच येट एवरी वन ऑफ अस थ्रू आउट द चैलेंज, टू विच येट एवरी वन ऑफ अस थ्रू आउट द चैलेंज, जिसको कि जो हम सब के लिए एक चैलेंज था। ठीक है, बिकॉज ऑल दैट वाज गुड एंड लिविंग विद इन अस सिविक्स ब्रिटेनिक्स सम। वो कहता है कि जो ब्रिटिश रूल था वो गुड और ग्रेट था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी लिविंग को लेकर आया। ठीक है, हमारे लिए वो लेकर आया जो अच्छा था, शेप्ड एंड क्विकेंड बाय द सेम ब्रिटिश रूल। और हमारी जो ये बुक है ये नीरज सिंह चौधरी ने किसको डेडिकेट कर दी, ये ब्रिटिश एम्पायर को ये कहते हुए डेडिकेट कर दी, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। And in 1998 it was included as one of the few Indian contributions in the New Oxford Book of English Prose। 1998 में इस बुक को द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश प्रोस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, किस फॉर्म में कि ये इंडियंस के द्वारा दिए गए कुछ कंट्रीब्यूशंस में से एक महान कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली इसको इंग्लिश प्रोस में स्थान दे दिया गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अ पैसेज टू इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी बुक दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।